मैं हूं फरूख कुरैश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और सोहेल आफरीदी की छुट्टी की खबरों का तज़किरा करेंगे। बात करेंगे ट्रंप इंतज़ामिया और वाइट हाउस ईरान जंग में किन मुश्किलात का शिकार है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के अंदर जंग लड़ने वाले आम आदमी की। वो आम आदमी जिस पर हर हफ्ते पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, महंगाई की बारूदी सुरंगें इसके राह में रुकावट बनी हुई हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता शब पेट्रोल और डीजल की 4 सेंचुरियाँ मुकम्मल की। साथ ही वजाहत दी कि आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाईं। हमने दुनिया के दीगर ममालिक की तरह फौरी कीमतें नहीं बढ़ाईं, ना ही हमने मुल्क में किल्लत पैदा होने दी। लेकिन ये दिल पर कौन सा पत्थर रखा है जिसके नीचे आकर अवाम पिस रही हैं? ये कौन सी वाफिर मिकदार है जिसके सैलाब में आम आदमी तिनकों की मानंद बहता चला जा रहा है? आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें 60 से 70% बढ़ी हैं, तो क्या आपने अदादो शुमार पर गौर किया कि पाकिस्तान में कितनी फीसद बढ़ाई गई हैं? टैक्सेस कितना बढ़ा? हुकूमती गलतियों की वजह से आवाम के सर पर भारी पत्थर कैसे गिरा? चलें हम आपको आपके ही अदादो शुमार सामने रख देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 32% यानी 129 रुपये 72 पैसे के टैक्सेस शामिल हैं। फी लीटर पेट्रोल में 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी, 103 रुपये 50 पैसे लेवी, 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। इसी तरह 1 लीटर डीजल की कीमत में 21% टैक्स शामिल है। फी लीटर डीजल की कीमत में 82 रुपये 81 पैसे टैक्सेस के हैं। यूं 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी, 28 रुपये और कुछ पैसे लेवी और 2 रुपये 50 पैसे की क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी आयद है। किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि आज दी न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी है जिसके मुताबिक हुकूमत की जानिब से फार्मूले पर नज़रसानी के बावजूद ऑयल रिफाइनरीज ने महंगा पेट्रोल होने से मार्च में 60 अरब रुपए कमा लिए। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम में एक बड़ा तजाद मकामी रिफाइनरीज के लिए गैर मामूली मुनाफा और सार्फिन पर मुसलसल बाली बोझ का सबब बन रहा है। हालांकि हुकूमत ने रवा माह के आगाज़ में कीमतों के फार्मूले पर नजरसानी की थी। खबर के मुताबिक स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड 4 रिफाइनरीज ने जनवरी से लेकर मार्च छमाही में मजमूई तौर पर 72.2 अरब रुपए मुनाफा रिपोर्ट किया, जो इससे कबल के 6 माह में 27.3 अरब रुपए था। इन आमदनियों का बड़ा हिस्सा मार्च में डीजल के बुलंद मार्जिन से मंसूब किया जाता है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये खबर जो है इसकी जिसका हवाला दिया है कि ये रिफाइनरीज इतना पैसा कमा रही हैं जो इससे पहले 6 माह में नहीं कमाया, वो इन 3 माह में 4 माह में कमा लिया। इसे किस तरह से, ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स समझ सकें ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, 3 ममालिक की पॉलिसी देख लें, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जी। तीनों मुल्क ऐसे हैं जो मेजॉरिटी अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर वो तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही आता है। आलमी मंडियों में कीमत बढ़ गई, इसकी में कोई शक की बात नहीं। मैं फरवरी की 1 तारीख को, अभी जंग आपको याद है कि वो शुरू होती है फरवरी की 28 तारीख। फरवरी की 1 तारीख को भारत के अंदर पेट्रोल की कीमत जो थी वो 95 रुपए फी लीटर थी, 95 रुपीज़ ए लीटर। यानी कि पाकिस्तानी आप समझ लीजिए कि तकरीबन 280 रुपए पाकिस्तानी रुपए फी लीटर। आज भी वही है, यानी कि फरवरी की 1 तारीख को जो कीमत थी भारत के अंदर पेट्रोल की, आज भी वही कीमत है। बांग्लादेश में फरवरी की 1 तारीख को बांग्लादेशी टका 130 का 1 लीटर पेट्रोल था। आज मैंने चेक किया है कि वो आज भी वही है। पाकिस्तान में 1 फरवरी को 257 पर लीटर और कल हमें पता चला कि वो 399 तक 400 रुपए पहुंच गई। तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर भारत जो है उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई फर्क नहीं आया 1 फरवरी, और जंग भी गुजर गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद होने के बावजूद बांग्लादेश में तब्दीली नहीं आई, तो पाकिस्तान में तकरीबन 56% पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों किया गया? तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुल्क 3 हैं, बाहर जो आलमी मंडी में कीमत है वो तीनों को एक ही पड़ती है, लेकिन मुल्क के अंदर की पॉलिसी जो है वो तीनों जगह मुख्तलिफ फार्मूला और मुख्तलिफ पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। और जो भारत में पॉलिसी अपनाई जा रही है उसके नतीजे में जो कीमतों में इजाफा है वो 0 है। बांग्लादेश में जो इजाफा है वो 0 है और पाकिस्तान में जो इजाफा है वो 56% है।
तो यानी इसका मतलब है कि एक ही कीमत पे जब इन तीन मुल्कों का अगर हम मुवाजना कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है, लेकिन आगे जो अपनी पॉलिसी है कि हमने इस तेल पे टैक्स कितना वसूल करना है, इसकी वजह से ये महंगाई है जो पाकिस्तान में हमने देखा है, अगर आपकी मैं बात समझाऊं जो। देखिए, जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तेल की, तो जो भी इंपोर्ट करता है मुल्क तेल को, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उसमें बोझ तो सहना पड़ेगा। जो मुझे पॉलिसी नजर आ रही है तीनों मुल्क में, तीनों ममालिक में, वो ये है कि ये बोझ किसको सहना होगा, यानी कि ये तकलीफ जो है, ये अगर आपकी मैं बात काट के ये कहूँ कि दिल पर पत्थर किसने रखना है, यहाँ पर तो हुक्मरान कह रहे हैं दिल पर पत्थर रख के महंगा कर रहे हैं, तो अब वही बात है कि ये बोझ किसने सहना है, तो वो फिर अवाम बोझ सहती है हमारे यहाँ। ये तकलीफ किसने सहनी है, ये बोझ किसने सहना है? जो भारत में पॉलिसी बनाई गई, उनके पॉलिसी साज इदारों ने या उनकी पॉलिसी शख्सियात ने, उन्होंने ये फैसला किया कि ये बोझ जो है ये हुकूमत खुद से सहेगी, यानी कि वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी गई, और फिर उसका जो मेजॉरिटी इम्पैक्ट है, जो असर है, वो 3 बड़ी रिफाइनरीज के ऊपर डाला जाएगा। वहाँ पे 3 बड़ी रिफाइनरीज हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो वहाँ पे फैसला ये किया गया कि अवाम जो है भारत के अंदर रहती, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, और ये बोझ जो है, जो आलमी मंडियों का बोझ है, ये 3 रिफाइनरीज के ऊपर डाला जाएगा, और हुकूमत अपने खजाने के ऊपर एक बोझ बर्दाश्त करेगी, एक्साइज ड्यूटी जो है उसको कम कर दिया जाए। अब पॉलिसी जो पाकिस्तान में बनाई गई, अब देखिए, आलमी मंडी में कीमत तो बढ़ रही है दोनों के लिए, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान में जो पॉलिसी साज इदारे हैं या पॉलिसी साज शख्सियात हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि आलमी मंडी में बड़ी तेजी से कीमत बढ़ रही है, इसी बहाने हम अपना खजाना भी भरते हैं, यानी कि हुकूमत का खजाना, और साथ ही साथ जो रिफाइनरीज हैं वो भी बिलियन रुपया कमा लें इस आलमी मंडी की महंगी होती कीमतों के नतीजे में। तो पाकिस्तान में जो पॉलिसी है वो डिफरेंट बनाई गई, बांग्लादेश में पॉलिसी फर्क थी, इंडिया में भारत में पॉलिसी फर्क थी। तकलीफ तो सहनी ही है, लेकिन किसने सहनी है, इसके हवाले से तीनों ममालिक में पॉलिसी जो है वो फर्क है। ठीक है, और ये खबर जो हमारे सामने है वो दिलचस्प है कि 6 माह में 27 अरब रुपए बनाती हैं रिफाइनरीज, और फिर ये जनवरी था मार्च छमाही में मजमूई तौर पे वो 72 अरब बनाते हैं, और सिर्फ मार्च में 60 अरब, ये खबर है दी न्यूज़ में छपी हुई। तो अगेन ये वही बात है कि इसका मतलब है कि पॉलिसी साज हैं, वो देखेंगे, तय करेंगे कि मार किसने खानी है, मुश्किल किसने सहनी है। हमारे पास क्या है, यानी हुकूमत के पास चॉइस यही थी कि वो ये डिवाइड कर देती बोझ, यानी पूरा आवाम पे ना डालती, थोड़ा सा आवाम पे आ जाता, थोड़ा सा रिफाइनरीज पे आ जाता, खजाने पे आ जाता, इस तरह से होता। ये हुकूमत पॉलिसी क्या चाहती है, हुकूमत किसके ऊपर बोझ डालना चाहती है, किसके ऊपर तकलीफ जो है वो पड़नी है। भारत में उन्होंने डिसाइड किया कि अवाम पे नहीं पड़नी। बांग्लादेश ने जो 100% जो बोझ है वो बांग्लादेश पेट्रोलियम पे डाल दी। वो स्टेट ओन कंपनीज है, स्टेट ओन कंपनी है, जो भारत में है वो भी स्टेट ओन कंपनीज है। हमारे यहाँ जो 4 कंपनीज हैं उनमें पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है और सिनर्जी क्यों। अब ये जो रिफाइनरीज हैं वो मामूल के हालात में पैसा बनाती हैं। तीनों ममालिक में बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। अभी जो भारत में पॉलिसी की गई, जो बांग्लादेश में पॉलिसी की गई, उसके नतीजे में इनके मुनाफाजात कम हो गए। उन्होंने भी मुनाफा कमाया है लेकिन मुनाफा कम कमाया है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि ये चारों रिफाइनरीज ने, जो आप अदाद शुमार दे रहे हैं, इन्होंने प्रॉफिट बेतहाशा कमाया, और हुकूमत के पॉलिसी के नतीजे में बोझ जो है वो तकरीबन 100% वो आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब, ये कोई पॉलिसी जो है ये कोई लंबी पॉलिसी होती है या ये मौके पे बनाई जाती हैं, क्या किस तरह से तय होती हैं? हुकूमतें
फैसला क्या करती हैं, वक्त को देख के करती हैं, यानी हम कोई इसे किसकी कमज़ोरी समझें, कुदरत का किया धरा समझ लें या हुकूमत की कमज़ोरी समझें, गिरफ्त समझें कमज़ोर है, या हुकूमत ने चाहा कि हो जाए ये काम होने दें बस कोई मसला नहीं है? देखिए, इसमें जो आपने दौरानिये का जिक्र किया वो बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है। अगर तो जो कुछ अभी हो रहा है, जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ गई हैं, ये अगले 6 महीने तक बढ़ती जाती हैं, तो फिर जो फॉर्मूला भारत ने अपनाया है वो उसकी रिफाइनरी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो दौरानिया है, उस दौरान का जो बैलेंस शीट का साइज है इन कंपनीज का, वो बर्दाश्त कर लेता है। तो दौरानिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत ने शायद ये सोचा कि ये जंग जो है, ये पोर्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना जो है, ये जो कीमतों का बढ़ना है, ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। और उस पॉलिसी के नतीजे में मैंने कहा कि इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो हम आवाम को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये जो तकड़ी तकड़ी कंपनीज हैं जिनकी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स हैं, ये बोझ उनके ऊपर मुंतकिल किया जाएगा। ये सोच जो है, ये मुझे पाकिस्तान में फैसला साज इदारे या फैसला साज शख्सियात में नहीं नजर आई। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से आसानी से लोगों को समझाया। ये बड़ी सोचने की बात है। 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, और सभी ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से तेल, लेकिन कोई आवाम पर बोझ मुंतकिल कर रहा है और कोई रिफाइनरीज़ पर मुंतकिल कर रहा है और कोई अपने ख़जाने पर बोझ डाल रहा है। लेकिन ये आपने देखा है कि ये किस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये फैसला किया गया कि ये बोझ भी आवाम पर डाल दिया जाए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी जो है वो अरूज पे है। सोहेल अफरीदी की छुट्टी की खबरें चल रही हैं। असल बात क्या है, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। सेनेटर मिशाल खान यूसुफजई की जानिब से तहरीक इंसाफ की क़यादत और ओवरसीज़ कारकुनान की जानिब से सख्त बयानी अपनाने पर नुक्ताचीनी के बाद पार्टी सेनेटर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया है, जिस पर फलक तराली ने उनके खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की है। पार्टी की सीनियर क़यादत के इख्तलाफात का सिलसिला नीचे तक मुंतकिल हो चुका है। खबरें ये हैं कि KP के अवाम सूबाई हुकूमत के किरदार से नाखुश हैं। इसी दौरान शेर अफजल मरवत की जानिब से वज़ीर आला KP के इंतखाब को भी चैलेंज कर दिया गया, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सोहेल अफरीदी का साथ देने का ऐलान किया। PTI में अंदरूनी जो सियासत है, हलचल क्यों है, इसी बारे में हम बात करते हैं। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, ये क्या चल रहा है? ये जो इख्तलाफात की बातें, ख़बरें ऊपर से लेके नीचे तक और ग्रुपबाजी की जो बातें हो रही हैं, क्या यही इमरान खान साहब की जो राह में रुकावट हैं या उनकी रिहाई में, या ये जो सारी ख़बरें हैं इनको आप किस तरह से लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। इमरान खान की राह में रुकावट 2 चीज़ें हैं। एक सिस्टम, जाली सिस्टम का होना, जो कि झूठ पर काम है, जो कि बेईमानी के ऊपर वो चलता है, जिसका काम ही गलत बयानी, झूठ, मक्कारी, फरेबी है। और दूसरा, इमरान खान की रिहाई का जो प्रॉब्लम है, वो इमरान खान बजाते खुद है प्रॉब्लम, इन अ वे कि अगर वो आज मियां नवाज शरीफ की तरह या आसिफ अली जरदारी की तरह अपने जो विजन है उससे कॉम्प्रोमाइज कर ले और इनकी तरह झुक जाए, इनकी तरह लेट जाए, इनकी तरह जूते पॉलिश करे, तो वो आज रिहा हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राणा सनाउल्लाह और वो सारे लोग कह रहे हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा है। मतलब डील की ऑफर्स हैं उन्हें, वो डील करते नहीं है इमरान खान, ये कह रहे हैं। वो देखे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो खैर इन चीजों का इतना वो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये उन लोगों की बात है जो हुकूमत के अंदर है। ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी बात आई है, ये राणा सनाउल्लाह की तरफ से आई है, ये बाकी लोगों की तरफ से आई है, हर एक की तरफ से आई है। और जाहिर है ऑब्वियसली इमरान खान मतलब इन सब लोगों को एक तरफ खड़े कर दे, इमरान खान दूसरी तरफ हो जाए, तो वो गुलिवर्स ट्रैवल में जो कथ काट गुलिवर का होता है बाकियों के, उसमें उस तरह है। और उन सब लोगों ने, इन बोनों ने मिल के ना इमरान खान को बांधा हुआ है, बिल्कुल गुलिवर ट्रैवल्स की तरह कि जब वो सोकर उठता है तो उसको हर तरफ से बांधा होता है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। वैसे आपके ग्रुप में कुछ हुआ, सेनेटर्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई वॉइस नोट, शिकायत? मुझे देखें,
छोटी मोटी चीजें हमेशा होती रहती हैं दरमियान में। जो जिन मेंबरान का आपने जिक्र किया उनके आपस में हमेशा कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पे इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं है कि जिसका लोग टेलीविजन पे जिक्र करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो छोटी मोटी चीजें होती हैं। एक कहता है कि इसने ये गलत किया, दूसरे कहते हैं नहीं ये इस तरह ये गलत हुआ है, फलाना हुआ है। दैट हैपेंस ऑल द टाइम। आई मीन आई डोंट इवन कंसिडर दैट एज अ लड़ाई। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को या मीडिया को किस तो ये सेनेटर्स के ग्रुप में है ना, आप लोग ही हमें खबर देते हैं तो ये खबर चलती है ना। यानी अगर आप लोग ही, आपके साथी, बाकी लोग खबरें ना निकालें तो कुछ भी ना निकले। देखिए इस तरह है, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि इस किस्म की चीजें उधर से निकलनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि वहां से निकालता कौन है, क्यों निकालता है, किस वजह से निकालता है। हालांकि इसमें अच्छा ये भी है कि जो निकालता है वो आई डोंट नो किस लिहाज से आपको बताता है, क्योंकि वहां पे जिन चीजों के ऊपर बातचीत हो रही होती है, जब डिस्कशंस होती हैं, जब मैं और आप किसी एक मसले के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, अगर हम दोनों एग्री कर दें कि यार इस कैमरे का रुख राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, तो फिर बात ही खत्म होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार इसको थोड़ा सा राइट कर दो, उधर से व्यू बेहतर है, आप कहें नहीं थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर दो, अब यहाँ पे अगर बहस हो जाए, आप कहो कि जी इन दोनों के दरमियान में लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं होती भाई मेरे, ये थोड़ा सा डिस्कशंस होती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग एक्चुअली आदी हो डिक्टेटरशिप के, फैमिली डायनेस्टी के। आप लोग इस किस्म की चीजों के आदी नहीं हो जहां पे एक बहस मुबाहिसा हो, जहां पे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो। ये आपने दुरुस्त फरमाया। ये अलीमा खान साहिबा भी उनकी बहन है, उनका हुक्म चल रहा है इस वक्त, आप लोगों की लड़ाइयां भी यही चल रही हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, फैमिली डायनेस्टी वाली बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। चल रहा है नहीं देखिए गलत बात है, फिर अकेले गलत बयानी ना। फिर आप भी तो गलत बयानी कर रहे हैं ना, हमें आप ताने दे रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप के आदी हैं। बिल्कुल मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। आप लोग मींस नॉट यू एज अ आई मीन इवन जर्नलिस्ट, हमारे मुल्क में हम लोग, आप जितनी पॉलिटिकल पार्टीज कर लो सिवाय एक आध के, बाकी सारी की सारी फैमिली डायनेस्टीज हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो ANP है, चाहे वो JUI है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो बाकी ये सारी फैमिली डायनेस्टीज में चल रही हैं। मैं एग्री करता हूं आपसे, नहीं चल रही है, PTI भी नहीं चल रही थी इस पे, अब चल रही है। डॉक्टर साहब मान लेना इस बात, अभी भी नहीं चल रही। देखें उनकी फैमिली का रिस्पेक्ट अपनी जगह है, पर आई एम नॉट कमांडेड बाय देम, I'm not obliged to obey them. लेकिन I respect them because they are family members of my leader. उनकी बहनें मेरी बहनों की तरह हैं। सोहेल अफरीदी किसको मानते हैं? अलीमा खान की बात मानते हैं, उनको अहकामात मानते हैं? अफरीदी किसी को नहीं मानते। सोहेल अफरीदी देखिए, मैं भी अलीमा खान को मानता हूँ, मैं भी उज़मा बीवी को मानता हूँ, मैं इन सबको मानता हूँ, लेकिन मैं उनके कमांड के अंडर नहीं आता। मेरी कमांड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, इमरान खान है। इमरान खान ने अगर कहा कि अलीमा खान की बात मानो, उस दिन मैं ये पार्टी भी छोड़ दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज मैं फैमिली डायनेस्टी के खिलाफ हूं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ। और मैंने इमरान खान को ज्वाइन भी इसी वजह से किया था कि वो हम सबको कहता था कि यार देखो, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए आए हैं, हम फैमिली डायनेस्टी के लिए नहीं आए। सो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब, जब ये कैमरों के सामने आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोगों की वजह से वो अंदर है, इस तरह के बयान वो कहती है ना, हम तो नहीं कहते, तो उसको फिर आप किस तरह फेस करते हैं? वो कहती है, देखें मुझे किसी को फेस करने की जरूरत नहीं, मेरा अपना ज़मीर है, मेरा अपना सब कुछ है। मैं आपको पार्टी किस तरह फेस करती है, मैं आपको इमरान खान देखिए मुझे नहीं पता पार्टी किस तरह फेस करती है, मैं आपको अपना बता देता हूँ। आई डू व्हाट आई थिंक इज राइट। बिल्कुल ठीक है। आई डू व्हाट आई थिंक इज पॉलिटिकली राइट। आई डू व्हाट आई थिंक इज कि ये चीज वो है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना मैं किसी का खाता हूं, ना मुझे वो है। मुझे आज पार्टी से निकाल दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई सीट की जरूरत नहीं है, मैं सीट का प्यासा नहीं हूं। इसलिए मेरे अंदर वो कमजोरियां नहीं है जो बाकियों के अंदर शायद हो या ना हो, और 90% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर ये कमजोरियां नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब रही बात कि उस बात की, ठीक है, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं, एक बहन है, उसके भाई के साथ जुल्म हो रहा है,
आप किसी की भी बहन हो और उसके भाई के साथ जुल्म हो रहा, वो हर एक को कोसेगी, वो कहेगी कि तुम्हारी वजह से, एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। अच्छा, असल में अगर आप मुझसे पूछे इमरान खान को किस चीज की कमी थी इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया था, अकल, शक्ल, पैसा, इज्जत, हर चीज दी हुई थी। मुझे एक बात बताए, वो मेरे लिए या अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था, वो तो बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया मांगे साहब। जितने फेसबुक पे बहुत होल्ड ऑन जी ब्रेक पे जाना मुझे जी प्लीज नहीं, 1 मिनट है जना, 1 मिनट है। उसके लिए अगर किसी ने खड़ा होना है, जिनके लिए वो खड़ा हुआ था, वो अवाम है इस मुल्क की, जिनके लिए उसने एक बादशाह को कहा था कि भाई तुम्हारे जेलों में मेरी अवाम पिस रही है, उस अवाम ने इमरान खान के लिए बाहर निकलना है। वो अवाम जब निकल आएगी उनके लिए, तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क ठीक हो गया। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें शो के लिए। सेनेटर माही मोहम्मद साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। ईरान जंग के 60 रोज मुकम्मल हो गए हैं और जंग को जारी रखने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है कांग्रेस से। ट्रंप इंतजामिया जो है इस वक्त परेशानी का शिकार है। असल में हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी से मुज़ाकरात से मुतल्लिक नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जुमेरात की शाम को अपना नया मुज़ाकराती मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले किया, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस में वोटिंग से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के खात्मे का तासुर दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी भी जारी है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अप्रैल के अवाइल में पैदा होने वाली जो जंग बंदी है, उसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वार पावर से मुतल्लिक कांग्रेस की मुकर्रर करदा डेडलाइन ख़त्म हो रही है। सदर ट्रंप के पास जुम्मे तक का वक्त है कि वो या तो ईरान के साथ जंग ख़त्म करें या फिर उसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें, इस जंग की वजूहात पेश करें। अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए पेश की गई करारदाद को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी हुकाम ने जंग के हवाले से सदर को हासिल इस्तिस्ना के तनाजुर में तासुर दिया है कि चूँकि 3 हफ्ते कबल आर्जी जंग बंदी हो चुकी है, इसलिए सदर ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेना उनकी ज़रूरी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि ईरान और अमरीका जंग मज़ीद जारी रह सकती है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हम ईरान में जंग जीत चुके हैं, लेकिन हम इस जंग को मज़ीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ साबिक सफ़ीर मियाँ सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। मैं आगाज़ करूँगा एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब आपसे कि अब इस सारे तनाजुर में जब कांग्रेस वाला मसला भी दरपेश है, ट्रंप इंतजामिया को मकबूलियत भी नीचे जा रही है, और इस जंग का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे ख्याल में जो दोनों कंट्रीज हैं, अमेरिका और ईरान, दोनों अब चाहती हैं कि एक कोई कंक्लूजन हो इस जंग का, और दोनों चाहती हैं कि क्या कहते हैं कि यहाँ से एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाए। लेकिन दोनों अपनी अपनी ईगोज में फंसी हुई हैं और दोनों एक दूसरे को वो वे आउट नहीं दे रही कि वो जो हर पार्टी जो है वो अपने इलेक्टोरेट को जाके ये कह सके कि वो जंग जीत गए। और मेरा ख्याल यही इस सूरत हाल का अफसोसनाक पहलू है। प्रेसिडेंट ट्रंप अंडर प्रेशर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही स्टांस लेना चाह रही है जो प्रेसिडेंट ओबामा ने लीबिया की जंग के दौरान 2011 में लिया। लेकिन जो एक बड़ा फर्क है दोनों सिचुएशंस में, वो ये है कि 2011 में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था जिसने ऑथराइज किया था वर्ल्ड पावर्स को कि वो लीबिया के हालात को सुधारें। 1 नंबर 2, जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे डेमोक्रेट्स के, वो ये नहीं वो भी चाहते थे कि लीबिया की जंग कंटिन्यू हो, और दोनों के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये जो 60 डे मॉरेटोरियम है इसको आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मरतबा जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सिचुएशन जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई बैकिंग नहीं है, अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है, और जो डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप को एक्सटेंशन देने की। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन अमेरिका में होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका
और ईरान दोनों इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस जंग की कंक्लूजन हो और लाइफ जो है ना वो नॉर्मल हो सके। मेरे ख्याल में मेरी राय ये होगी कि ईरान को, अमेरिका को वो जिसको कहते हैं ना वो रास्ता दे देना चाहिए जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी विक्ट्री को एक तरह से डिक्लेयर कर दें। उससे फायदे, देखिए जो वॉर ऑफ परसेप्शंस है ना वो ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। हर एक को पता है इस दुनिया में कि ईरान विक्टर है, लेकिन अब ईरान को चाहिए कि वो अपनी ये जो सिचुएशन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड की वजह से हुई हुई है और जो काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है, इससे जो पूरी दुनिया में एक रिसेशन और डिप्रेशन आ रही है, इसको काउंटर करे। क्योंकि अमेरिका के हलीफ तो उसके साथ खड़े नहीं हो रहे, जो पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी थी वो अब इस सिचुएशन की वजह से ईरान से अपने आप को दूर कर रही है। तो इससे पहले कि ईरान सारे अपने दोस्त खो दे, ईरान को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो नए प्रपोजल्स आए हैं इसके अंदर ईरान ने जरूर कोई इस तरह का सॉल्यूशन दिया हो। बिल्कुल ठीक है। मियां सनाउल्लाह साहब, ये कितना मुश्किल कितना आसान है? वैसे ये लगता है कि भाई ईरान जो है वो अब कोई रास्ता दे दे यूएस को, यूएस इस जंग में फंस चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली जाएं तो ये कितना ही मुश्किल है। पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा, पाकिस्तान टॉक्स भी करवा रहा, आगे भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरह से प्रपोजल आ रहे हैं, क्या नतीजा हो सकता है इस सारे तनाज़े का? अभी बड़े मुतज़ाद किस्म के न बातें निकल रही हैं कि किस कंट्री का कितना नुकसान हुआ। आपने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान सुने हैं कि जी वो उस पे अमेरिकन ने जो कहा है कि $50 बिलियन का नुकसान हुआ है, वो कहते हैं कि 100 से किसी सूरत कम नहीं हुआ बल्कि इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। उस तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट के क्लेम्स हैं कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, 90% मिसाइल और 90% ड्रोन्स ख़त्म हो गए, फ़ज़ाई और नेवी और ये वो सारा कुछ हमने डुबो दिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर किसका क्लेम सही है उस पर डिपेंड करता है। अगर अमेरिकन का क्लेम सही है तो ईरान बहुत मुश्किल में होगा। तो वो ना जिस तरह ट्रंप कहता है कि डाइंग फॉर है ना सीज फायर या एंड ऑफ वॉर, इसी तरह वो ईरानी कहते हैं कि अमेरिका ना पूरी तरह कोशिश है, डेस्परेट है कि जी ना हो जाए फैसला हो जाए जंग बंदी का और मुआहदा हो जाए। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक दोनों जिस तरह अभी कहा गया डेस्परेट हैं, वो ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। दोनों के अपने डोमेस्टिक ना भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। ईरान के तो ये हैं कि उसकी इकानमी बहुत बुरी हालत में है और वो छोटा मुल्क का पहली सैंक्शन में था और उसकी हालत का अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उधर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर थ्रेट, कंटिन्यू थ्रेट, और ये उनका ठीक है वो अपना टफ कर रहे हैं थ्रेट्स वगैरह और बड़ी बातें ऊंची ऊंची कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल में ज़्यादा रेट्रिक है और ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग है और अपनी कौम को हौसला देने की। दूसरी तरफ अमेरिका के अपने ट्रेडिशनल अलाइज ने उसको उतना सपोर्ट नहीं किया जितना ट्रंप चाहते थे। लेकिन अगर आप जैसा कहा गया वो अकेला हो रहा है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी भी ना एंजॉय करता है टेसिट या ना दूसरी सपोर्ट दुनिया से। उसका अपना ज़ाती इतना खर्च नहीं हुआ, ये जो वो अफोर्ड कर सकता है। इसमें ये उनका जो, मुझे एक सेकंड दीजिए मैं आपके, और आपने वॉर है ना पावर रेजोल्यूशन की बात की कि उस पे इम्पैक्ट आ रहा है। मेरे ख्याल में वो लॉ को कुछ समझता नहीं है। उसका अगर कोई फैसला करने की बात होगी, कोई कंसेशन देने की बात होगी, तो मेरा ख्याल है वो चाइना अपनी विजिट जो चाइना की है वो एक मेजर फैक्टर होगा। अदरवाइज वो इस
लॉ की और कांग्रेस की कैब से और उनकी जो लिमिटेशन वहां बनती है उसकी गवर्नमेंट की, उससे निकलने के उनके पास खासे हरबे मौजूद हैं। आप पूछना चाह रहे थे कुछ और? ठीक है। और एक बात ये कि परसेप्शन कितनी अहम है? क्या ईरान किसी तरह से भी होने देगा कि उनकी परसेप्शन ये जाए कि अमेरिका यहाँ से जीत कर निकला है, जिस तरह सईद मोहम्मद खान साहब कह रहे थे? मेरे अपने जाती ख्याल के मुताबिक उनको कुछ ना कुछ ऐसा लीवे देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालत ज्यादा दगरदू है। अगर हम हकीकताना अंदाज से देखें, आप कह रहे हैं कि इस जंग से नुकसान ज्यादा ईरान को हुआ है, ये कह रहे हैं आप? ज्यादा है ईरान को हुआ। अगर अमेरिका इस पे थोड़ा बहुत भी तैयार है, जो अपनी और संजीदा है अपनी थ्रेट्स में, कि वो उनकी प्रोडक्शंस को पे हमला कर देगा, प्लांट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिसैलिनेशन, तो ये बहुत खतरनाक ना मूव होगी। और दूसरी के खुद वो कहते हैं कि जब है ना ये अभी तक तो डिगिंग में ऑयल एक्सट्रैक्शन जारी है, प्रोडक्शन जारी है, अगर उसमें तअत्तल आ गया तो वो बड़ा खतरनाक होगा फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, ईरान के लिए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ईरान को रिट्रीट, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के तौर पे थोड़ी सी बहुत कंसेशन दे देनी चाहिए, और वो कंसेशन को लिंक अप कर सकता है पर इंटरनेशनल लॉ या यूएन बेस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है सईद साहब, ये जो बातें हैं, जो परसेप्शन है, जो सारी, इसमें तो जो आप कह रहे हैं मैं उसी का हामी हूँ कि भाई ईरान बता रहा है कि हम, लेकिन बहरहाल जंग से नुकसान होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है बुरी तरह से, लीडरशिप जो फर्स्ट ईयर है वो नहीं रही, ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला तो हैं। अब इस जंग में जो हम कहेंगे हर सूरत में दोनों फरीकैन निकलना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। देखिए फारूक साहब, जंग हमेशा दो लेवल्स पे लड़ी जाती है। एक मिलिट्री लेवल होता है जिसको ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, लेकिन एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स या वॉर ऑफ परसेप्शंस होती है जी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। अभी अगर आप आज की लेटेस्ट खबरें सुने अल जजीरा के ऊपर या CNN के ऊपर, तो आप देखेंगे कि अभी कल ही एक पोल अमेरिका में रिलीज हुआ है जिसके हिसाब से 19% लोग सिर्फ समझते हैं कि अमेरिका ये जंग जीता है, जबकि 36% अमेरिकन ये समझते हैं कि अमेरिका ये जंग हार गया है। 46% ये सब कहते हैं कि जंग को कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, जबकि 41% कह रहे हैं कि जंग को कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप ये देखें तो जो वॉर ऑफ परसेप्शंस अगर अमेरिका में ये है कि ईरान ये जंग जीत गया है, तो ईरान एक तरीके से उसने एक अपनी विक्ट्री हासिल कर ली है। और जिस तरह एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे हैं और जिस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक प्रेगमेटिस्ट अप्रोच होती है जिसके अंदर आप एक प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड आगे देखते हैं। देखिए, जब तक सिर्फ जंग हो रही थी तीन ममालिक के बीच में, इजराइल, अमेरिका और ईरान, उस वक्त तक पूरी दुनिया जो थी वो ईरान के पीछे खड़ी हुई थी और कह रही थी कि ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहे हैं और एक्चुअली इजराइल एंड अमेरिका आर दी एग्रेसर्स। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉकेट की वजह से पूरी दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं, लोगों की तर्ज जिंदगी अफेक्ट हो रही है, सो वो जो गुडविल थी ईरान की वो अब खत्म होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि लोग अब कहना शुरू हो गए कि यार कि इस जंग को खत्म होना चाहिए। इससे पहले कि ये गुडविल ईरान के लिए बिल्कुल खत्म हो जाए, मैं ये समझता हूं कि ईरान को एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, प्रेगमेटिक होना चाहिए और उनको चाहिए कि कोई एक सोल्यूशन कर लें और अपने आप को बिल्डअप करें। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा फारूक साहब, सुलह हुदैबिया की। अगर आप सुलह हुदैबिया को देखें तो उस वक्त जो हमारे सहाबाए कराम थे उन्होंने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिसएग्री किया था कि ये तो लगता है कि हम जंग हार गए। लेकिन उस वक्त रसूल पाक ने क्या कहा था कि देखो अभी हम कमजोर हैं, लेट अस रीगेन आवर स्ट्रेंथ, और जब हम स्ट्रेंथ रीगेन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह की बरकत, हिकमत का तकाजा भी है जो आप फरमा रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया आपका। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे, मियां सनाउल्लाह साबिक सफ़ीर हमारे साथ थे। बात यह है कि अब ट्रंप इंतज़ामिया जो है, लेटेस्ट सर्वे ये बता रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया की जो मकबूलियत है वो बहुत नीचे जा चुकी है। और दूसरा ये कि कांग्रेस से आपको जो जंग शुरू करते हैं तो 60 रोज़ में उसे मंजूर करवाना होता है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त झूठ का सहारा ले रही है। तो अब किसी ना किसी तरह से इस जंग में से अमेरिका को निकलना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।